Hey guys, welcome back to another video. This is Anushya Agrawal and you are watching channel Unicom. एग्जाम्स एकदम सर पर आ गए हैं। आप सभी ने अकाउंट्स के बहुत सारे टॉपिक्स की डिमांड की थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल जो चैप्टर है आपका कैपिटल, स्पेशली जो कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है उसके बारे में पूछ रहे थे कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। वो आपके मॉड्यूल 2 का लास्ट चैप्टर है और कई स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें से श्योर क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा, लेकिन इसके क्वेश्चन फिक्स्ड तरह के हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, ये छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरे इस चैप्टर का जो यूनिट 1, 2, 3 सबका एक ओवरव्यू दूंगी, इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो नीचे लाइक जरूर कीजिए और साथ में मुझे बताइए कि मैं जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा दूं ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। अब ये जो चैप्टर हम देख रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, इसके 3 यूनिट्स है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 बेसिकली थ्योरी पार्ट है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितनी तरह की कंपनी होती है, हर कंपनी कैसी होती है, उनकी क्या क्या डेफिनेशंस दी गई हैं, तो इसमें से आपका थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने आपके लॉ में पढ़ी हैं, तो उसके साथ आप इंटर रिलेट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चैप्टर तो आपको बेसिकली मुश्किल से इसको 1 दिन लगेगा, अगर आप 2-2.5 घंटे पढ़ते हैं तो आराम से चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बैक क्वेश्चंस कीजिएगा और साथ में इसके रिलेटेड जो भी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस हैं वो कीजिएगा। अगर आपको कंपनी अकाउंट्स के जितने भी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस एक जगह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जाइए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आज डालने वाली हूँ कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस हैं उसकी एक पीडीएफ डालूंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड यूनिट है आपकी शेयर कैपिटल के बारे में। देखो, जो कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है इसमें बेसिकली जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस आते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ वो ये कहता है कि स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज में बहुत वीक हैं। जैसे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, जैसे आपका कंपनी अकाउंट्स हुआ, इनमें इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बेसिकली जर्नल एंट्रीज के ही क्वेश्चंस होते हैं और स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे गलतियां करते हैं। अगर जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो एरर्स वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं कर पाओगे और कंपनी अकाउंट्स नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करो। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर करोगे उसमें लिमिटेड एंट्रीज, कॉन्सेप्ट क्लियर रखा तो डायरेक्ट एंट्रीज हो जाएंगी। एक एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले कौन सी एंट्रीज आपको पढ़नी है? शेयर कैपिटल के इश्यू की। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे सामने देखना और इस पूरे वीडियो को ध्यान से फोकस करके सुनना। देखो, जब भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाए आपके क्वेश्चन की, उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आप नोट करोगे, एक वर्किंग नोट बनाओगे। क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं, फिर दिया जाता है कि इशू की फेस वैल्यू क्या है, कि किस जो फेस वैल्यू जो पार वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं लाइक 10 रुपए हुआ, 100 रुपए हुआ, जिस वैल्यू पे शेयर्स का जो फेस वैल्यू है जिस पे हम हमारा शेयर कैपिटल दिखाते हैं, फिर इस फेस वैल्यू के शेयर को आप एट पार मतलब सेम वैल्यू पे इश्यू कर सकते हो, एट प्रीमियम मतलब थोड़ा सा प्रीमियम ऐड करके इश्यू कर सकते हो, या फिर एट डिस्काउंट, लेकिन ये अलाउड नहीं है। इसलिए ये 2 तरीके से इश्यू किया जा सकता है। समझ गए? मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूं ये मानते हुए कि आप 12th में पढ़कर आए हो, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और कैसे पढ़ना है। तो फेस वैल्यू के साथ क्या होता है, कई बार बोला जाता है कि प्रीमियम चार्ज किया है, उसको ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू किए, फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है। फिर ये लिखोगे, इसमें बाद में नीचे क्या लिखना है, एप्लीकेशन पे कितना मनी आया, अलॉटमेंट में कितना मनी आया, अलॉटमेंट पे कितना वैल्यू तो फेस वैल्यू का पार्ट है और कितना आपका प्रीमियम का पार्ट है, उसको अलग अलग शो करना। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना है और सेकंड कॉल पे कितना है। इस तरीके से एक बाय आपका ग्लिम्स में आपको पता चल जाए कि मेरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन लिखना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एकदम फोकस के साथ सुनना। एप्लीकेशन पे ऐसा होता है कि आपको पहले पैसा मिलता है, फिर आप उस शेयर्स को देते हैं, मतलब शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। जब पैसा मिलेगा एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बहुत सिंपल सी एंट्री है, ध्यान से देखिएगा। पैसा मिलेगा, एंट्री होगी बैंक आया टू एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये तो पैसे आने की एंट्री हुई। सिर्फ एप्लीकेशन के केस में आपको पहले पैसा मिलेगा, उसके बाद में जब पैसा आ गया तो क्या करोगे, उन्हें कैपिटल दोगे। कैपिटल देने की एंट्री क्या हुई, एप्लीकेशन टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल है तो यहां लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर है तो लिखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पे जल्दी लिख रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन नहीं लिखा, शेयर कैपिटल नहीं लिखा, लेकिन इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। नरेशन देना है हर बार में, ये भी ध्यान रखना। सिंपल हो गया। ये एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, अलॉटमेंट अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, ये कॉल अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट ये भी क्या होता है, एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। इन सब अकाउंट्स को इसलिए बनाया जाता है कि पैसा बाद में कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए। समझ आ गया, सिंपल सी बात। तो मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है फिर कैपिटल दिया जाता है, लेकिन अलॉटमेंट में क्या होता है, पहले कैपिटल दिया जाता है फिर पैसा मिलेगा। कॉल में क्या होगा, पहले क्या ड्यू किया जाएगा, मतलब कैपिटल दिया जाएगा फिर पैसा मिलेगा। तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे अलॉटमेंट के केस में, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मेरे साथ साथ बोलो, क्या अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल अकाउंट। रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक टू अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। अब कॉल की एंट्री बोलो, फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री कहोगे, कैपिटल देने की एंट्री कह दो, कॉल ड्यू की एंट्री कह दो, इससे हो गया। जब ड्यू करोगे फिर क्या होगा, रिसीव होगा। रिसीव की क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर। इसी तरीके से अगर सेकंड कॉल हुआ, थर्ड कॉल हुआ, जो भी हुआ, या फाइनल कॉल हुआ, वो आप यहाँ पे एंट्रीज कर दोगे। ध्यान रखना, एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है फिर अलॉट करते हैं। अलॉटमेंट का कॉल में क्या होता है, पहले कैपिटल देते हैं, पहले ड्यू करते हैं, फिर पैसा मिलेगा। इतना सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। यहां तक समझ आ गया, आसान था। अब ये तो मैंने आपको पार पे बताया कि 100 रुपए की वैल्यू थी शेयर की और 100 रुपए का हमने उससे मांगा है पैसा, तो जितना रुपया मिला उतने का कैपिटल दिया। लेकिन अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है, मतलब 100 रुपए की वैल्यू थी शेयर की, आपने 125 रुपए में इशू किया, इसका मतलब 25 रुपए एक्स्ट्रा लिए। हो सकता है आपकी कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल हो सकता है आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसे कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, कोई अमेलगमेशन हो गया है, कोई भी अच्छी चीज अगर आपकी कंपनी के साथ अटैच्ड है जिससे आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं, क्योंकि लोग प्रीमियम देकर भी आपका शेयर फिर खरीदेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बेसिक बात है। अब मैंने क्या बोला, आपने 100 रुपए का शेयर 125 रुपए में इश्यू किया है, तो क्या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मानती हूँ कि एप्लीकेशन में आपने 20 रुपए मंगवाए, ठीक है, आपने अलॉटमेंट में 45 रुपए मंगवाए, है ना, कितने हो गए, इसमें फेस वैल्यू मान लीजिए 20 रुपए की फेस वैल्यू, 25 रुपए का प्रीमियम। समझ में आया? बहुत जल्दी बता रही हूँ, इसलिए ये मानते हुए कि तुमने 12th में पढ़ा है, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ दिमाग में फिक्स करने के लिए। 20 रुपए में अलॉटमेंट एप्लीकेशन, 20 रुपए में अलॉटमेंट में मंगाया, 25 रुपए का आपने प्रीमियम मंगवाया, 20 प्लस 20 40, कितने बचे, 60 रुपए बचे। मान लीजिए यहाँ से 30 मंगवाया और यहाँ से 30 मंगवा दिया, खत्म काम हो गया। 100 रुपए 20 20 40 40 30 70 70 30 100 और 25 रुपए का आपका क्या हो गया, प्रीमियम। बहुत सीधा सा फंडा हो गया। फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, मेरे साथ बताओ। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 20 रुपए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 रुपए। फिर बाद में शेयर कैपिटल देने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 रुपए। क्लियर हो गया। अलॉटमेंट की एंट्री, ये ध्यान से देखो, इसमें हल्का सा वेरिएशन है। एंट्री क्या करोगे, क्या एंट्री, पहले क्या ड्यू करने की एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सही बोला मैंने। दूसरी कौन सी एंट्री बताई थी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर, ये दो एंट्री बताई थी। अब क्या हो गया, शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए मिलेंगे, 20 प्लस 25, मतलब शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए मिलने चाहिए, 45 रुपए का है ना, तो 20 प्लस 25 से आपने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया। लेकिन कैपिटल कितने का दोगे, भाई पार वैल्यू तो 20 रुपए ही है, पार वैल्यू का जो हिस्सा है वो तो 20 रुपए ही है, तो कैपिटल का हिस्सा कितना है, 20 रुपए, तो कैपिटल तो 20 रुपए दोगे। ये तो डबल एंट्री नहीं हुई, ये तो दोनों इक्वल नहीं हुए। अब क्या करेंगे, अब हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसे कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये वो अकाउंट होता है जिसमें हम प्रीमियम के अमाउंट को डालते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था हमारे टाइम से, हम 12th क्लास में पढ़ते आते थे कि इस सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा होता है, ये एक तरह का रिजर्व है ना, इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को आप सिर्फ 5 जगह यूज कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कहां 5 जगह, कौन सी 5 जगह इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को यूज किया जा सकता है। कब कब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। देखो यहाँ पे तो हम क्रेडिट किए हैं क्योंकि पैसा इसमें डाला है, डेबिट किया मतलब इसको यूज करना हुआ, तो कब कब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। अब ये 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना प्रीमियम है, 25 रुपए। समझ आया?
आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब पैसा मिलेगा, पैसा कितना देना है अगले को, 45 रुपए देने हैं, तो 45 रुपए देगा और फिर ये हमारा अलॉटमेंट अकाउंट चला जाएगा। समझ गए? सिंपल सादी एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आगे आप जब कॉल की एंट्री करोगे तो सिमिलर वे में करोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? तो ये आपका, यहाँ मैंने इश्यू वाला सेक्शन आपको अभी समझाया। आई होप ये आपको क्लियर है। आगे का बता, एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया मतलब ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। क्या हुआ, आपने निकाले थे 10,000 शेयर्स, 20,000 लोग आ गए कि हमें आपके शेयर दो, तो उस केस में क्या करोगे, कुछ को शेयर दे पाओगे, बाकी को आपको मना करना पड़ेगा। ठीक है? एक तो सीधा साधा फंडा होता है कि मान लीजिए आपने 10,000 शेयर इश्यू किए, इश्यू मतलब आपने 10,000 शेयर्स के लिए मंगवाए लोगों से पैसे, पब्लिक इश्यू में डाले, लेकिन कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, कितने लोगों ने, क्या मानो 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो अब ज्यादा लोग आ गए, 5,000 ज्यादा लोग हैं, तो या तो ऐसा बोल दिया कि 10,000 जो लोग हैं उनसे जो पैसे लिए उनको तो 10,000 वालों को आप शेयर दे दो। तो 10,000 वालों के तो सिंपल एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, क्लियर, उनको तो अपन ने कैपिटल दे दिया। लेकिन 5,000 का क्या करें, तो बोला गया कि 5,000 को रिफंड कर दो। 5,000 जितने लोग हैं उन सबको रिफंड कर दो, या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कर लो, स्टार्टिंग वालों को दे दो, लास्ट वालों को रिफंड कर दो। तो ठीक है, फिर भी सिंपल हो गया। जिनको पैसे रिफंड करने उनकी क्या एंट्री करोगे, बैंक गया टू बैंक कर दिया, और कौन सा अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो समझ में आ गया, 15,000 लोगों ने पैसे दिए, 10,000 को हमने कैपिटल दिया, 5,000 को हमने पैसे वापस दिए। ये तो आसान है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, आप क्या सभी को खुश रखने की कोशिश करते हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रो रैटा अलॉटमेंट करते हैं। उसमें क्या हो गया, मानो जैसे किसी ने 500 शेयर मांगे, तो हम सोचिए उसे 500 शेयर्स के लिए मना क्यों करें। हम ऐसा करते हैं, 500 की बजाय उसे 250 दे देते हैं। हमारे पास कम है ना शेयर, तो 500 की बजाय 250 दे देते हैं। इसने 3,000 मांगे, अरे ये तो मेरा बहुत पुराना सब्सक्राइबर है, बहुत पुराना हमारा शेयर होल्डर है, हम इसे पूरा 3,000 देंगे। ठीक है, तो आपने उसको 3,000 दे दिया, इधर 500 वाले को 250 दे दिए। कोई दूसरा आया जिसने 10,000 मांगे थे, उसको आपने मान लीजिए 4,000 दे दिए। तो ये क्या हुआ, आपने रेशियो बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया। किसी को फुल किया है, किसी को हाफ किया है, किसी को 3/4 किया है, और किसी को पूरा का पूरा मना कर दिया कि कोई नया आदमी है, कोई बात नहीं, इसको नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से जब अलॉटमेंट किया जाता है, तब हम उसकी क्या एंट्री करेंगे। एंट्रीज तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बार बार उन एंट्रीज को दोहराओगे, वो कर लोगे, लेकिन अमाउंट निकालने में यहाँ पे थोड़ी सावधानी करनी। अब देखो, इसमें मैं आपको एक टेबल बताऊंगी। उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपने पहले वो टेबल अच्छे से कंप्लीट बना ली ना, तो आप सारी एंट्रीज कर पाओगे। देखो, बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ना ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट करने के, जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश में बहुत सारी डिटेल्स मिस कर देते हैं, वर्किंग नोट्स नहीं लिखते हैं, टेबल आधी अधूरी बनाते हैं। मैं आपको ये कहती हूँ, टेबल कंप्लीट बनाओगे, वर्किंग नोट्स अच्छे से दोगे, तो बल्कि क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट होगा, गलतियाँ कम होगी, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसलिए कंप्लीट बनाना, चीज़ों को कंप्लीट करना। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको टेबल बता रही हूँ, अब एक बार एकदम ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ मैं एक सारी कैटेगरीज भी आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। ये क्या हो गया, जब आपने प्रो रैटा अलॉटमेंट किया है, सपोज मैं यहाँ पे एक सारे इमेजिनरी फिगर्स ले रही हूँ। आपके कितने बोले गए हैं कि आपने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए थे, लेकिन आपको मिले हैं एप्लीकेशंस, मान लीजिए यहाँ पे 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन यहाँ पे मिल गई है। अब 10,000 शेयर्स में शेयर है 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर में 20 रुपए आपने एप्लीकेशन पे मंगवाए, 25 रुपए आपका मान लीजिए अलॉटमेंट मनी है, तो 20 + 25 कितना हो गया, 45, तो 55 रुपए बचे। 55 रुपए में से 30 रुपए आपने फर्स्ट कॉल में मंगवा लिए, और 30 हो गया, और 25 रुपए आपने फाइनल कॉल पे मंगवा लिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कर लिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिया है, उसके बिना आपको मैं एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा तो भी कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आराम से एंट्रीज हो जाएंगी। पहले प्लेन नॉर्मल वाला समझो। अब 10,000 के लिए मंगवाए, 15,000 के लिए आ गई एप्लीकेशन, तो 10,000 के लिए मंगवाई एप्लीकेशन, आ गई 15,000 के लिए। तो पैसे मंगवाए कितने थे आपने, 10,000 × 20, 2 लाख रुपए मंगवाए थे। आ कितने गए, 15,000 × 20, 3 लाख रुपए आ गए। समझ गए। तो आपने क्या डिसाइड किया कि फर्स्ट कैटेगरी में
में तो आप क्या करोगे, जितने लोगों ने जितने पैसे दिए हैं उनको उतने नंबर ऑफ शेयर्स दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल शेयर अप्लाई कितना किया उन्होंने, 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो आपने कितने शेयर्स अलॉट कर दिए, आपने 3000 शेयर्स यहाँ पे अलॉट कर दिए। समझ गए? तो इसमें क्या हुआ, 3000 शेयर्स मांगे, 3000 अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन मनी यहाँ पे कितना रिसीव हुआ, यहाँ पे लिखो रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ, 3000 इंटू 20 मतलब 60,000। एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कितना हुआ, कितने शेयर्स अलॉट किए, 3000, मनी कितना रिक्वायर्ड था, 20 रुपए, तो 3000 इंटू 20 कितना, 60,000। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है, 3000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपए ड्यू होंगे, तो कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 25, तो कितना हो गया, 75,000। ठीक है। और अलॉटमेंट मनी एडजस्ट कितना हुआ, एडजस्ट तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मनी था ही नहीं एक्स्ट्रा जो यहाँ से एडजस्ट करेंगे, तो इतना का इतना रुपए उसे भेजना पड़ेगा। तो रिसीव्ड कितना हो गया अलॉटमेंट मनी, 75,000। रिफंड कितना हुआ, कुछ रिफंड नहीं हुआ। समझ में आ गया? बहुत आसान है, जितने फुल यहाँ पे अलॉटमेंट किया तो ऐसा हो जाएगा। फिर क्या आता है सेकेंड केस। सेकेंड केस में मान लीजिए किसी ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, आपने उनको शेयर्स अलॉट कितने की, मान लीजिए 3000 शेयर्स आपने उन्हें अलॉट। एकदम मैं सारी इमेजिनरी फिगर्स ले रही हूँ, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखो 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 3000 शेयर्स आपने उसको अलॉट किए हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी मनी रिसीव हुई, 6000 इंटू 20। 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 20 रुपए एप्लीकेशन मनी है, 6000 इंटू 20 1,20,000। सही बोला मैंने? ठीक है। एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कितनी करनी, जितनी उसकी बनती है। बनती कितनी है, जितने अपने शेयर्स हमने उसे दिए हैं, 3000 हमने शेयर्स दिए हैं, 20 रुपए एप्लीकेशन मनी है, तो 60,000 आपको एडजस्ट करनी है। तो 1,20,000 उससे पैसा आया था, 60,000 आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एक्स्ट्रा पैसा कितना बच गया आपके पास, 60,000 रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं अभी। ठीक है। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी होगी, 3000 शेयर्स पे कितने रुपए, 25 रुपए। कितने, 25 रुपए है ना, ये है ना अलॉटमेंट मनी, 25 रुपए, तो कितने हो गए, 75,000 ड्यू हो जाता है। ठीक है। तो आपके पास एक्स्ट्रा मनी कितना बचा है, 60,000 एक्स्ट्रा मनी बचा है। यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में कि एक्स्ट्रा कितना है, 60,000 एक्स्ट्रा बचा है। ठीक है, 60,000 एक्स्ट्रा बच गया, 75,000 नेक्स्ट अलॉटमेंट के लिए ड्यू हुआ। तो क्या होता है, जैसे ऐसे लोग जिनसे हमको पैसा ज़्यादा आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उनका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। जो एक्सेस मनी होगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, फिर उन्हें रिफंड देते हैं। कई बार कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेते हैं। तो आगे 2 टेबल और बना लेना कि फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितनी हुई है और कॉल मनी एडजस्ट कितनी हुई है। ठीक है, और कॉल मनी रिसीव कितनी हुई है। तो मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको पैसा कितना एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको कहां कहां एडजस्ट करना है और कब रिफंड करना है। हो सकता है बोले कि अलॉटमेंट के बाद ही रिफंड कर दो, और हो सकता है बोले कि अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करो, फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट करो, फिर रिफंड करो। ठीक है, हो सकता है बोले अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करो, फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट करो और सेकेंड कॉल में भी एडजस्ट करो और फिर रिफंड करो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि अलॉटमेंट के बाद आपको रिफंड करना है, इसलिए मैंने आगे के कॉलम नहीं बनाए। अगर वापस से सुनो, अगर कॉल को भी एडजस्ट करना है तो 3 कॉलम और बनाना, कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी एडजस्टेड एंड कॉल मनी रिसीव्ड, फिर रिफंड का कॉलम बनेगा। 60,000 मनी एक्स्ट्रा है आपके पास, अलॉटमेंट मनी ड्यू 75,000 होगी, तो कितनी एडजस्ट करोगे, 60 एक्स्ट्रा है तो 60 ही करेंगे, क्योंकि ड्यू तो 60 से ज्यादा की है। अगर ड्यू 50,000 ही होता तो 50,000 एडजस्ट होता, लेकिन ड्यू तो 75 है, तो पूरा का पूरा 60 हम यूज कर सकते हैं। तो 60,000 हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। कितना बचा, अब 15,000 रुपए बाकी है। रिमेनिंग कितना है, 15,000 रुपीज हमको अभी इससे लेना बाकी है। तो 15,000 वो क्या करेगा, वो पे करेगा। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना हो जाएगा, 15,000। समझ गए? फिर भी रिफंड कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 60,000 एक्स्ट्रा था और 60,000 पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया, तो रिफंड के लिए कोई पैसा नहीं बचा, पूरा एडजस्ट हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है, ये इस तरीके से हुआ जब आपने पार्शियल अलॉटमेंट किया है। तीसरी कैटेगरी देखो, तीसरी कैटेगरी में क्या होगा कि जब आपने मान लीजिए रिमेनिंग ये 9,000 शेयर्स का एप्लीकेशन हो गया, तो मान लीजिए बाकी के 6,000 लोग हैं। ठीक है, हमने कितने अलॉट कर दिए, 3 3 6 कर दिया।
तो 4000 शेयर्स बचे, इनको आपने 4000 शेयर्स दे दिए, ठीक है। इसको 50% अलॉटमेंट किया है, इनको थोड़ा कम अलॉटमेंट किया है, तो 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और 4000 हमने उनको अलॉट किए। अब ये वाले कॉलम भर के मुझे दिखाना कि कॉलम में आपके कितना अमाउंट आता है, ठीक है। मैं आपको बिना बताए इस कॉलम को फिल करूंगी अभी, और आप पहले इस वीडियो को पॉज करोगे पहले और इन कॉलम्स को फिल करके देखोगे आपको समझ में आया कि नहीं। ओके, मैंने ये फिगर्स फिल किए हैं, देखिए पहले 1,20,000 आएगा, फिर 80,000 आएगा, फिर 1,00,000 आएगा, फिर 40,000 आएगा और फिर 60,000 आएगा और यहाँ पे नील आएगा। तो आप एक बार अपने मैच करके देखिए कि आपने भी सेम फिगर्स आए हैं या नहीं आए। अब देखिए इसमें तो मैंने सारे को यूज कर लिया कि आपका पूरा का पूरा आपने अलॉटमेंट कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मनी मिलती है लेकिन आप पूरा का पूरा उनको रिफंड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 16,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई होती, तो फोर्थ कैटेगरी क्या हो जाती, 1,000 ऐसे लोग जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन आपने उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया। तो उस केस में क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई, 20 रुपए मिले 1000 शेयर्स पे, तो कितने 20,000, ठीक है। एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कितनी की, 0, क्योंकि उसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया इसलिए एप्लीकेशन मनी क्या होगी, 0। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है, 0, कोई भी अलॉटमेंट मनी ड्यू नहीं है क्योंकि आपने उसको शेयर्स अलॉट ही नहीं किए। तो अलॉटमेंट मनी एडजस्ट भी 0 हुई, रिसीव्ड भी 0 हुई, तो रिफंड कितना हुआ, पूरा का पूरा 20,000 का रिफंड हो गया। समझ गए। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल बनेगी। ध्यान से मेरी बात देखिए, ये प्रो डाटा अलॉटमेंट आपके यहाँ पे अपन ने किया है। मैंने इसके जस्ट पहले आपको जर्नल एंट्री समझाई है, ये मैंने आपको प्रो डाटा अलॉटमेंट की टेबल समझाई है। तो आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप इनकी एंट्रीज करने की कोशिश करना। क्या एंट्री करोगे, सबसे पहले 20 रुपये बैंक की रिसीप्ट की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, कितने शेयर्स हमने अलॉट किए, कितनी मनी हमको एडजस्ट करनी है ना। फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करोगे, फिर अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री, और ये दोनों एंट्री साथ में कर देना, चाहे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू आपका शेयर कैपिटल जो आपको करना है, इस अकॉर्डिंग इसकी एंट्री करोगे। फिर उसके बाद में रिफंड की एंट्री करोगे, जितना एक्स्ट्रा पैसा है उसको रिफंड किया जाएगा। तो इसकी आपका यही होमवर्क है आज, इन एंट्रीज को ट्राई करोगे। आपके मॉड्यूल के जो स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशन है वो सभी आप कर सकते हो। इसके साथ आसानी से आप मॉड्यूल के स्टार्टिंग के जो यूनिट 2 के स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस आप कर सकते हो। अगर कंपनी अकाउंट्स की अब मैं बात करूं तो कंपनी अकाउंट्स में आपके बचा है फोरफीचर, जो मैंने अभी नहीं करवाया है आपको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, फोरफीचर, ये आपको पढ़ना है क्या। और डिबेंचर वो होगा, वो एज इट इज शेयर एप्लीकेशन की तरह ही होता है, बस हम उसमें कैपिटल की जगह डिबेंचर अकाउंट यूज करते हैं। आई होप समझ में आया आपको। अगर ये वीडियो या सीरीज पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज मेक श्योर टू कमेंट बिलो टू टेल मी कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। आई विल मेक वीडियो एग्जैक्टली ऑन दैट टॉपिक कि कम समय में आपकी हम अच्छे से प्रिपरेशन करवा सकें। आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, हैव फेथ इन योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।